नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में मैंने आपको नारीवादी आंदोलन, नारीवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी कि नारीवादी आंदोलन क्या है, नारीवाद का उदय कैसे हुआ, किन किन विचारकों ने नारीवाद के बारे में क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं, नारीवादी सिद्धांत क्या है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या क्या नारीवाद की जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं, ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। नारीवादी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके अंतर्गत अनेक विचार और कार्यक्रम शुरू किए गए थे। मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। उदारवादी विचारधारा है, दूसरी है हमारी रेडिकल स्ट्रीम यानी कि आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा है, और तीसरी विचारधारा हमारी सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा है। उदारवादी विचारधारा जिसका मुख्य उद्देश्य है कि नारी अधिकार के पुनरुत्थान के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत है। उदारवादी विचारधारा नारी को अपने विकास के पूर्ण अवसर, पूर्ण समानता और लिंग पर आधारित जो भेदभाव है उसने पूर्ण रूप से हटाने पर, निराकरण पर बल दिया है। जैसे उसका कहना है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कोई भी स्त्री पुरुष अगर कोई सेम कारखाने में काम करता है तो उन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। दूसरी बात आती है कि गर्भपात कानूनों में संशोधन किया जाएगा। यह नारीवादी आंदोलन का सबसे लोकप्रिय पक्ष है, लेकिन इसे प्रभावशाली नहीं समझा जाता है। दूसरी हमारी जो विचारधारा है वो है रेडिकल स्ट्रीम यानी कि आमूल परिवर्तनवादी धारा। इस धारा के अंतर्गत शुलामित फायरस्टोन जैसी उत्कट नारीवादी ने तर्क दिया कि वर्तमान व्यवस्था में छुटपुट जो सुधारों का कार्यक्रम चलाया जाता है, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार की जड़ तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक शक्ति से ही स्त्रियों को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। सारा इतिहास नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी है और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का, पावर का जीता जागता उदाहरण है। ये माना जाता है कि स्त्री को एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है, उसकी मन स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। और ये भी कहा जाता है इसमें, ये आमूल परिवर्तनवादी, कि लड़कों को शुरू से ही उदंडी, दबंग बनाने की शिक्षा दी जाती है। लड़कियों को ये कहा जाता है कि दबकर रहो, शर्मीली बनी रहो, दब्बू बनाया सिखाया जाता है। जैसा आप देखते हो समाज में कि भाई लड़कों को पढ़ाया जाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, विधि वेत्ता बनाया जाए, और लड़कियों को हमेशा गर्ल्स वाले की ये नर्स हैं, सेक्रेटरी हैं या टीचर हैं, स्कूल टीचर, गृहिणी हैं, इनके लिए इनको ये पद इनके लिए माने जाते हैं। लेकिन हम बायोलॉजिकल तरीके से हम देखें तो बॉयज एंड गर्ल्स में किसी भी तरह का कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। यदि हमारी सोसाइटी अप्रूव करे, यदि हमारी सोसाइटी चाहे तो इनके कार्यों में आदान प्रदान भी कर सकती है। इस विचारधारा के अनुसार स्त्री के शोषण का अंत करने का सबसे सही तरीका यही होगा कि लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को समाप्त कर दिया जाए और परंपरागत मूल परिवार का पुनर्गठन करना होगा और उसे समाप्त कर देना होगा। जैसे कि कई जो नारी मुक्ति आंदोलन वाली जो महिलाएं थी वो ये कहती थी कि ऐसी इंडिपेंडेंट क्षेत्र बनाए जाएं जिसमें पुरुषों का कहीं भी इंटरफेयर नहीं होगा और पुरुषत्व का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और पुरुषों की प्रधानता निभाने का उनको कहीं भी अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक रेडिकल स्ट्रीम के बारे में ये उन्होंने चर्चा करी। जो समाज व्यवस्था जो चली आ रही है उसके बारे में उन्होंने ज़्यादातर अपना पक्ष रखा और ये माना कि इस तरह के जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको समाप्त कर देना चाहिए।
तीसरी जो स्ट्रीम आती है वो आती है सोशलिस्ट स्ट्रीम, यानी कि समाजवादी विचारधारा। ये कहती है कि इसकी जो मेन जो रिप्रेजेंटेशन था वो किया था शीला रॉबाथम ने। और ये जो है, ये जो हमारी रेडिकल स्ट्रीम की जो पैट्रियार्कल एनालिसिस है और मार्क्सवादियों का जो क्लास एनालिसिस है, उसमें इन्होंने समन्वय करने का प्रयत्न किया है। समाजवादी विचारधारा ने एक तो हमारी जो आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा, और दूसरी बात है कि जो वर्ग विश्लेषण में समन्वय करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसका दावा है कि स्त्रियों की पराधीनता के सारे कारण मिले जुले हैं और जीव वैज्ञानिक नियम है जो अनंत काल से एक चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि इनमें बायोलॉजिकल डिफरेंस है, मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि जो आर्थिक दृष्टि से पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुष को सारी संपत्ति का मालिक माना जाता है, यहाँ तक कि स्त्री को भी पुरुष की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे आपने जो दुर्योधन और जुए में हार गए थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने अपनी स्त्री को, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया जाता गया था। तो क्या है कि स्त्री को भी अपनी संपत्ति का एक पार्ट माना जाता है। तीसरा कारण यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें स्त्री को श्रम का स्रोत मानते हुए उसका शोषण किया जाता है। स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो ऐतिहासिक नियम का परिणाम है। नारीवाद की समाजवादी धारा के अनुसार इस समस्या का समाधान ये होगा कि एक और तो लिंग पर आधारित श्रम विभाजन और मूल परिवार की धारणाओं को समाप्त करके मानव समानता पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित की जाए, और दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि अलगाव से मुक्त वर्गहीन समाज का उदय हो सके, क्लासलेस सोसाइटी का उदय हो सके। समझ में मेरी बात कि एक तो लिंग आधारित श्रम विभाजन और मूल परिवार की धारणाओं को समाप्त किया जाए और मानव समानता पर आधारित नई व्यवस्था की स्थापना की जाए। दूसरी बात यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि अलगाव से मुक्त वर्गहीन समाज का उदय हो सके। अब आपको लगेगा कि एलिनेशन क्या है। एलिनेशन का अर्थ होता है जिसमें कि व्यक्ति अपने परिवार से कटा हुआ अनुभव करता है और वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं या प्रकृति के साथ अपनापन अनुभव नहीं करता। वह अपने आसपास के लोगों से भी अलगाव महसूस करता है। उसे साहित्य में, कला में, समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। और अलगाव की जो स्थिति है वह स्थिति पूंजीवादी व्यवस्था की देन मानी जाती है। मतलब वो ये कहते हैं ना कि वर्गलेस, क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी, तो वो एक तरह की अलगाव वाली स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमने फेमिनिस्ट थ्योरी की 3 स्ट्रीम्स के बारे में, हमने फेमिनिज्म की 3 स्ट्रीम के बारे में हमने चर्चा करी, जिसमें हमने ये देखा कि लिबरल वाले तो ये कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है और जो महिलाओं के जो बेसिक अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं। दूसरी जो हमारी रेडिकल स्ट्रीम है, आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा, वो ये कहती है कि किस तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी का अंत कर दिया जाए। बायोलॉजिकल फैक्ट, वो बॉयज एंड गर्ल्स में जो डिफरेंस महसूस किए जाते हैं वो नहीं है। किसी भी तरह की विचारधारा की भाई डिफरेंसेस नहीं महसूस किए जाएं। जो काम लड़कियों के लिए हैं, ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं किया जाए कि ये लड़कियों का है और ये लड़कों का है। तीसरी बात आती है हमारी कि है ना, सोशलिस्ट स्ट्रीम यानी कि समाजवादी विचारधारा, वो ये कहती है कि दोनों में सामंजस्य किया जाए, कि भाई मार्क्सवादी विचारधारा में और रेडिकल जो हमारी स्ट्रीम है उसमें, दोनों में हम सामंजस्य स्थापित करके और दोनों को फिर एक नई उन्होंने विचारधारा दी, जिसे समाजवादी विचारधारा का नाम दिया गया है। अब क्या है कि ठीक है, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे। कुछ आलोचनाएं अभी भी हमारे सामने आती हैं कि जहाँ तक हम एक क्रिटिकल इसकी अप्रोच देखें, क्रिटिकल तरीके से, क्रिटिकली, तो जब नारी मुक्ति के नाम पर स्त्री पुरुष संघर्ष का मुद्दा उठाया जाता है, तब स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति निष्ठा के बंधन टूटने लग जाते हैं। जब पुरुषों को अपनी आकर्षित करने के लिए स्त्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, तो वह स्वयं स्त्रियों को बहुत महंगी पड़ती है। नारीवाद का दावा सही है कि स्त्रियों को निर्बल नहीं समझा जाए,
समाज में की गरिमा इसमें है कि नारी को ममता में ही मूर्ति, प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाना चाहिए। सभ्य समाज में ऐसा ही माना जाता है। ना तो स्त्री को दया का पात्र समझा जाए, न दासता का प्रतीक माना जाए, परंतु कानूनी तौर पर स्त्री पुरुष की जो समानता है वो बहुत युक्तियुक्त नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि आज भी जो स्त्री है वो जैसे मातृत्व लाभ है या कई तरह के वो जोखिम भरे, तनाव भरे कार्यों से जो उसकी मुक्ति है वो कभी भी नहीं हो सकती है, और स्त्री पुरुष की जो कानूनी समानता के आधार पर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो एक बेसिक जो डिफरेंस है वो बना रहता है। एक इसके लिए जरूरी है कि एक तो कानूनी समानता बनी रहे, दूसरी बात है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो अच्छे जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें क्या है कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और जो भी स्त्रियों के विषय में किसी भी तरह की लूज टॉक्स नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तरह के उनको अगर किसी भी अधिकार की या उनको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि उनको जो पुरुषों को जो सहायता अगर मान लो 5 घंटे में 10 घंटे मिलती हैं तो स्त्रियों को वो तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उनका मनोबल बना सके और वह अपने लेवल को अंजाम दे सकें, काम कर सकें। धन्यवाद।